अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि कैसे एक निगाह, बस एक नज़र किसी की पूरी दुनिया उलट पलट कर रख देती है? या कैसे एक छोटी सी गलतफहमी किसी को अंदर तक तोड़ सकती है? आज हम फिराक गोरखपुरी की एक ऐसी ही गज़ल के सफ़र पर निकल रहे हैं जो सिर्फ शायरी नहीं बल्कि हर टूटे हुए दिल की आप बीती है। आइए उसके लफ्ज़ों में छुपे दर्द और हिकमत को मिलकर दरियाफ्त करते हैं। इससे पहले कि हम इसके मानी के गहरे समंदर में गौता लगाएं, एक लम्हे के लिए ज़रा उसकी शक्ल को तो देखें। ये नस्तालीक रस्मुल ख़त, ये लफ्ज़ों की तरतीब, शायरी सिर्फ सुनी या पढ़ी ही नहीं जाती, इसे महसूस भी किया जाता है। और इसकी ये बसरी खूबसूरती भी इसके मानी का ही एक हिस्सा है। तो आज का हमारा ये सफ़र 5 मरहलों से गुजरेगा। हम शायर और उनके कलाम के तारुफ से अपनी बात शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे गलत फहमी मोहब्बत की बुनियाद बनती है और इसका नतीजा दिल टूटने की अजियत में निकलता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये दर्द सिर्फ शायर का नहीं बल्कि एक आफाकी सच्चाई है। और आखिर में हम हुस्न के बारे में एक बड़े गहरे फ़लसफ़ियाना सवाल पर आकर रुकेंगे। तो आइए इस शाहकार को समझने के सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फराक गोरखपुरी सिर्फ एक शायर नहीं थे, आप कह सकते हैं कि वो इंसानी जज्बात के नब्बाज थे। उनके अल्फाज में ऐसी गहराई है जो नस्लें गुजर जाने के बाद भी सीधा दिल में उतरती है। इस पूरी गज़ल की इमारत, आप सोचें, एक बहुत बड़ी गलतफहमी की बुनियाद पर खड़ी है। ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो हकीकत में शायद कभी थी ही नहीं। ये तो बस एक सराप था, एक धोखा था जिसे आशिक ने हकीकत समझ लिया। और ये गलतफहमी आखिर शुरू कहाँ से होती है? पहले ही शेर में फराक ऐन उस लम्हे को पकड़ते हैं जहाँ मोहब्बत का बीज एक वहम की ज़मीन में बोया जाता है। कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम, उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम। फराक कहते हैं कि वो तो महज चंद बेमानी से इशारे थे, एक मामूली सी जान पहचान वाली नज़र थी, और हमने उसे क्या से क्या समझ लिया। हमने तो उसे अपनी पूरी कायनात बना लिया। ये उस उम्मीद की कहानी है जो बस एक नज़र से पैदा हो जाती है, भले ही वो नज़र कितनी ही फरीब छू ना हो। तो आखिर गलती क्या थी? गलती ये थी कि आशिक ने महबूब की एक नज़र में पूरी दास्तान पढ़ ली, चंद लम्हों के क़ुर्बत को ज़िंदगी भर का साथ मान लिया। उसने एक ऐसी हकीकत को सच मान लिया जो कभी थी ही नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब वहम का ये बुलबिला फटता है तो क्या होता है? अब हम इस सफ़र की सबसे तकलीफदेह मोड़ पर आते हैं, यानी दिल टूटने की अजियत और वो अंदरूनी कश्मकश जब इंसान को अपनी ही गलती का एहसास खाया जाता है। ये शेर अफसोस और खुद से बेगानगी के एहसास से भरा हुआ है। शायर कह रहा है कि तुम्हें अपना समझने की गफलत ने मुझे खुद अपनी ही नज़रों में गैर बना दिया। ये सिर्फ दिल का टूटना नहीं है, ये अपनी ज़ात का बिखरना है। कैसी अजीब भूल थी कि हम तुम्हें अपना समझ बैठे थे। इस शेर की सारी खूबसूरती, सारा दर्द गैर और अपना के इस तज़ाद में छुपा है। शायर खुद अपने लिए एक अजनबी बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक अजनबी को अपना समझने की भूल की थी। ये एक बहुत गहरी नफ्सियाती चोट है। कान बजते हैं मोहब्बत के सुकूते नास को, दास्तां का ख़त्म होना समझ बैठे थे हम, भारी होती है। शायर कहता है कि महबूब की खामोशी को मैंने कहानी का अंजाम समझ लिया, लेकिन ये कैसा अंजाम था, इसकी आवाज़ तो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। ये वो अजियतनाक खामोशी है जो चीख चीख कर कहती है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कि हिसाब अभी बाकी है। ये बड़ी ही नाकाबिले बर्दाश्त कैफियत है। शायर ने सोचा था कि राब्ता ख़त्म तो दास्तान भी ख़त्म, मगर अब इसी सुन्नाटे में महबूब की यादें, उसकी बातें, उसकी आवाज़ें गूंज रही हैं, उनके कान बज रहे हैं। ये खामोशी अब एक ऐसा शोर बन चुकी है जो सिर्फ शायर को सुनाई दे रहा है। और यहाँ आकर गज़ल एकदम से अपना पैमाना बदलती है। ये गज़ल का दिल है, आप कह सकते हैं। शायर अपनी ज़ात के छोटे से दुख के दायरे से निकलकर कायनात के बड़े गम से जुड़ जाता है। एक दुनिया दर्द की तस्वीर निकली, इश्क को कोहक कुन और कैस का किस्सा समझ बैठे थे हम। शायर कहता है कि हमने तो इश्क को सिर्फ किताबों की कहानी समझा था, फरहाद और मजनू का किस्सा समझा था, लेकिन जब ये दर्द खुद झेला तो पता चला कि ये कोई एक कहानी नहीं, ये तो दर्द का एक पूरा जहान है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें पूरी इंसानियत का अक्स नज़र आता है। शायरी के ज़बान में इसे तलमीह कहते हैं।
فراق یہاں قیس اور کوہکن جیسے لازوال عاشقوں کا ذکر کر کے اپنے ذاتی درد کو تاریخ کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا غم کوئی نیا نہیں، بلکہ یہ تو صدیوں پرانا انسانی تجربہ ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ محبت کا درد ہمیں تنہا نہیں کرتا، بلکہ پورے انسانیت سے جوڑ دیتا ہے۔ شاعر کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا غم اب ایک مشترکہ ورثہ بن گیا ہے، ایک اجتماعی تجربہ جس میں ہر کوئی شریک ہے۔ رفتہ رفتہ عشق مانوس سے جہاں ہوتا چلا، خود کو تیرے ہجر میں تنہا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ اور یہ شعر اسی خیال کو جیسے اوج کمال پر پہنچا دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تو تمہاری جدائی میں خود کو دنیا کا سب سے تنہا انسان سمجھ رہا تھا، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ عشق تو اس دنیا کا سب سے جانا پہچانا، سب سے عام جذبہ ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ جو نیا احساس ہے نا، وہ اس شعر میں اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ شاعر پہلے محبوب کی جدائی میں خود کو بالکل اکیلا سمجھ رہے تھے، لیکن اب جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو انہیں ہر کوئی عشق میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو وہ جو شدید تنہائی کا احساس تھا نا، وہ اب ایک طرح کی ہم آہنگی میں بدل رہا ہے۔ ایک عجیب سی تسلی مل رہی ہے کہ ان کی کہانی انسانیت کی عظیم داستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ چلیں اب غزل کے آخری اور نتیجہ خیز خیال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں فراق محبت کے موضوع سے بھی ایک قدم آگے جا کر خود حسن کے تصور پر ایک بہت گہرا تبصرہ کرتے ہیں۔ حسن کو ایک حسن ہی سمجھے نہیں، اور اے فراق مہرباں نامہرباں کیا کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ یہ غزل کا مقطع ہے، آخری شعر، جس میں شاعر اپنا تخلص فراق استعمال کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہے اور ایک طرح سے زمانے سے گلہ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پھر سے مہربان اور نامہربان کا تضاد ہے۔ فراق کا افسوس یہ ہے کہ دنیا حسن کو صرف حسن کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے مہربانی اور بے وفائی جیسے پیمانوں پر پرکھتی ہے، اس پر شرطیں لگاتی ہے۔ تو آخری اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ فراق کا دکھ یہ ہے کہ حسن کو تو بس غیر مشروط طور پر سراہا جانا چاہیے تھا، لیکن دنیا نے اسے مہربان یا نامہربان، وفادار یا بے وفا کہہ کر اس کی قدری کم کر دی ہے۔ یہ حسن کی ناقدری پر ایک بہت گہرا اور دائمی افسوس ہے۔ فراق کا آخری پیغام یہ ہے کہ حسن اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے، وہ ایک غیر مشروط تحفہ ہے، اسے اس بات سے نہیں پرکھا جانا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی امیدوں اور شرطوں کے ترازو میں تولتا ہے، اور اس طرح خوبصورتی کی اصل قدر ہی کھو دیتا ہے۔ تو فراق ہمیں اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہم کتنی بار کسی چیز یا شخص کے حسن کو صرف سراہتے ہیں، بغیر یہ فیصلہ کیے کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا؟ کیا ہم خوبصورتی کو اس کی اپنی شرطوں پر قبول کر سکتے ہیں، یا ہمیشہ اسے اپنی خواہشات کا قیدی بنائے رکھیں گے؟ اس پر سوچنا واقعی بہت ضروری ہے۔